नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भूगोल में एक ऐसे टॉपिक पे जहां पे हम जितने भी प्रश्न उत्तर आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो सभी मिश्रित हैं। मिश्रित कहने का मतलब है कि अलग अलग चैप्टर से, तो हम लोग पिछले 7 अध्याय पढ़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना बनता है। पर टेस्ट में ये कैसा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नए भी मिलेंगे आपको और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड मिलेंगे जो कि पूछे गए थे। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन ज्यादातर है वो नए क्वेश्चन है, तो इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी इसका आंसर जरूर करेंगे। इसका पीडीएफ में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि पर डे आपको दिया जाता है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि अपने आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे जाके सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को। वहां से हर दिन का पीडीएफ आपको मिल जाता है, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे करंट अफेयर का हो। चलिए दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहेगा इस पूरे वीडियो में अंत तक। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला सवाल है, ये देखिए, पहला सवाल है कि भारत सरकार ने नई कृषि नीति की घोषणा कब करी थी। तो ये देखिए भूगोल से ही सवाल है, क्योंकि कृषि नीति के बारे में यहां पे बताया गया है। तो क्वेश्चन ये जो है अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्जाम था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो भारत सरकार ने नई कृषि नीति का घोषणा कर दिया है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट से भी क्वेश्चन है, तो यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे एग्जाम में। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 25 जुलाई 2010 को ये कृषि नीति की घोषणा की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी है ये एक तरह का, और ये 25 जुलाई 2010 है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, 2010 है, ये 00 लिखा गया है। 2010 से ये शुरुआत की है इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 कि लेटराइट मिट्टी, ये देखियो मिट्टी वाले मृदा वाले चैप्टर से है। आप लोगों को अभी मृदा वाला चैप्टर नहीं कराया गया है, कुछ ही क्वेश्चन करा के अभी उसको स्टॉप किया गया है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा आंसर करने की जल्दी कोशिश कीजिएगा फटाफट, ठीक है। आंसर यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, इसका ए है। लेटराइट मिट्टी जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक में, यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। ओके, इसको हम लोग कहते हैं लेटराइट सोयल इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, तो इस डिस्क्रिप्शन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग सभी, ठीक है। ये कहने का इसका मतलब है कि जो लेटराइट मिट्टी है ये लगभग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और जो उड़ीसा और असम के क्षेत्र हैं वहां पे अधिकांशतः पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा आप लोग, इसको पढ़ के भी इसके बारे में क्यूज अटेंड कीजिए। क्यूज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आज क्वेश्चन ज्यादा है आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि शुष्क यानी कि गर्म, है ना, शुष्क कृषि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो फसल से रिलेटेड कल हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसमें फसल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न थे ज्योग्राफी के, तो अगर आप लोगों ने कल अटेंड किया हुआ तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग जरूर कीजिएगा आंसर। तो तीसरे का आंसर कीजिएगा कि शुष्क कृषि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है? तो आंसर है ये सभी। जी हाँ, जो गर्म प्रदेश हैं उसमें क्वार्स की खेती, गेहूं की खेती और पल्स यानी कि दालों की खेती सबसे ज्यादा होती है शुष्क प्रदेशों में। ओके, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेट्रोलॉजी जो है यहाँ पे स्टडी है, एक कह सकते हैं कि अध्ययन है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं लैंड, माइन, मिनरल यानी कि खनिज, रॉक या फिर सॉइल यानी कि चट्टान या मिट्टी में। तो किसका अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी के जरिए? तो आंसर है दोस्तों सी, चट्टानों का अध्ययन करते हैं पेट्रोलॉजी के अध्ययन में। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके आरआरबी में और 2016 के पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये जेई वाले जो कैंडिडेट हैं, है ना, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है ना, केमिस्ट्री और जियोग्राफी ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो कि लगभग मिले जुले हैं एक दूसरे से, लगभग, है ना, लगभग बात कर रहा हूं मैं, प्योर तो नहीं कह सकता क्योंकि अलग है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि केमिकल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी का अध्ययन, ये पूछा गया है केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में,
पर यहाँ पे मैंने आपको यहाँ ज्योग्राफी में लेकर आया हूँ इस क्वेश्चन को। तो आंसर है दोस्तों रॉक्स, क्योंकि रॉक्स के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ना आपको, ठीक है, चट्टान के बारे में। चलिए, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है मैंने यहाँ पे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा कि पेट्रोलॉजी जो है कि एक साइंटिफिक स्टडी है, नेम है, जो कि साइंटिफिक स्टडी है जिसके बारे में हम लोग रॉक्स के बारे में यहाँ पे डील करते हैं, और जो कंपोजिशन, टेक्सचर और स्ट्रक्चर के बारे में है, देयर आर अकर्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ओरिजिन ऑन द रिलेशन, साइकोलॉजी, केमिकल। मैंने क्या बोला आपको, ये केमिकल से रिलेटेड जो जितने भी नाम है इनके पढ़ाई वाले, अध्ययन वाले, वो केमिकल में ही किए जाते हैं, केमिस्ट्री में ही किए जाते हैं। तो अधिकांशतः ऐसे आपको मिलेंगे क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का कुछ मिक्सचर होता होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान की मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो द सॉइल नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड। देखिए, उत्तरी भारत यानी कि उत्तरी मैदानों में, भारत के उत्तरी मैदानों में मिट्टी का निर्माण से किसके द्वारा होता है मिट्टी का निर्माण? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, भूमि वृद्धि, है ना, एग्रीडेशन, जिसे हम लोग बाढ़ भी कहते हैं। बाढ़ के चलते क्या होता है कि बहुत सारे मिट्टी का कटाव भी होता है, पर बहुत सारे जगहों से, सपोज मान लो कि जो बिहार का एक ऐसा पोर्शन है, जो नॉर्थ बिहार का पोर्शन है, वहां पे मिट्टी अधिकांशतः बाढ़ के माध्यम से आती है, ठीक है, जो कि नेपाल के थ्रू होते हुए बाढ़ आती है बिहार में, तो वो बाढ़ के थ्रू आती है, जिसके चलते वहां की जो मिट्टी है वो ज्यादा उपजाऊ भी है, ठीक है। तो एक तो फायदा है ही, पर नुकसान बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भूमि वृद्धि भी कह सकते हैं इसको, और भूमि का यहाँ पे जो कटाव कहते हैं वो भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 के बाद 6 देखिएगा, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, पीडीएफ में ये मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि किसानों पर राष्ट्रीय आयोग एनसीएफ के एक भारतीय आयोग है जो किस अध्यक्षता में गठित किया गया है? अब देखो, ये करंट से क्वेश्चन है ना। अब आप बोलोगे कि सर जियोग्राफी में इसका क्या काम है? तो देखो, किसानों से रिलेटेड यानी कि कृषि से रिलेटेड है, तो कृषि से रिलेटेड प्रश्न है तो ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे, और करंट के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो टीसीएस का एक पैटर्न ये भी है कि वो करंट के क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अब देखो हिस्ट्री में तो करंट नहीं पूछा जा सकता है, पर उसमें भी कुछ पुराने, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आते हैं ना, तो ये इसका क्वेश्चन बहुत भी पूछा जाता है। तो करंट के क्वेश्चन हर सेक्टर में, हर टॉपिक में आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो किसानों पर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय आयोग ने एक भारतीय आयोग जारी किया है जो कि अध्यक्षता में गठित की गई है, उस अध्यक्षता का नाम है MS स्वामीनाथन। नोट कर लीजिएगा, MS स्वामीनाथन। ओके, चलिए, इसके बारे में भी है यहाँ पे, ये 18 नवंबर 2004 को गठित किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। आप लोग आंसर करते रहिए फटाफट, नीचे आंसर आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, आंसर नहीं करते हैं आप लोग, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, जो आप लोग बहुत सारे जो फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड तो होंगे ही, वहां पे उसको जरूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को, क्योंकि इससे आपका और आपके दोस्तों का फायदा हो सके, ठीक है। और अपने फैमिली मेंबर के ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ताकि वो भी ये सबकी नॉलेज एटलीस्ट ले सके, अगर जिनकी तैयारी नहीं भी करनी है तो राइस हैज हाई क्रॉप कंसंट्रेशन इन, तो चावल जो फसल है उसकी सांद्रता किसमें सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है उत्तरी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा पूर्वी राज्यों में, यानी कि जो हमारे सिक्किम, मणिपाल, अरुणाचल प्रदेश, इधर के जो राज्य हैं, है ना, भारत के पूर्वी राज्य, उसमें सबसे ज्यादा इसकी सांद्रता होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इसमें बिहार, यूपी भी लगभग आता है, ठीक है, उत्तरी पोर्शन में है जो उनका पार्ट, वहां भी सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि पोडू इज अ फॉर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन, पोडू है वो किस राज्य में शिफ्टिंग खेती के रूप से, देखो कृषि के रूप से यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, और बनेंगे यहीं से क्वेश्चन, ये डेफिनेटली है, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि पोडू जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। पोडू इज द फॉर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूजिंग स्लैश एंड बर्न मेथड, ये स्लैश एंड बर्न मेथड के जरिए इसको हम लोग यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में, जो ट्रेडिशनल है वहां का। एक क्वेश्चन है कि जायद में मौसम में किस फसल की खेती की जाती है? विच क्रॉप इज कल्टीवेटेड जायद सीजन, ये सीजन का नाम है जायद, ठीक है। तो खीरा, सोयाबीन, मक्का, या इनमें से कोई नहीं? तो जायद क्रॉप्स जो होती हैं दोस्तों, आपको बता दें कि जो मेनली होती हैं
वो होती हैं खीरा, यानी कि जो ककड़ी खीरा आप लोग खाते होंगे। देखो यहाँ पे उन सबके नाम दिए हैं। मॉनसूनी जो फसल होते हैं वो होते हैं दोस्तों रबी और खरीफ फसल के बीच में इसको उगाए जाते हैं। जब रबी फसलें का टाइम खत्म होता है और खरीफ फसलों का टाइम आता है तो उसके मध्य में इन सब फसलों को उपजाया जाता है। ठीक है, तो खरीफ यानी कि यहाँ पे आंसर खीरा है, कुकुम्बर कहते हैं उसको, जो फसल जायद मौसम में उपजाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आंसर कीजिएगा इसका कि टर्पीटाइन तेल किस से प्राप्त होता है। तो टर्पिनटाइन जो तेल है ये होता है दोस्तों चीड़ वृक्ष से। किसे? तो पाइन ट्री से। नोट कर लीजिएगा, टर्पिनटाइन ऑल्सो कॉल्ड अ स्पिरिट टर्पिनटाइन, ऑयल ऑफ द टर्पिनटाइन वुड, टर्पिनटाइन एंड द कोलोगली ट्रप्स। ठीक है, इज द फ्लूड। ये इससे क्या तेल वेल बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चीड़ के वृक्ष से आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यूकेलिप्टस का पेड़ जो है वो कोई काम का नहीं होता है, बस लंबे होते हैं, हाइटेड होते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बरगद का पेड़। ठीक है, ये एक बहुत ही विशाल पेड़ होता है और जिसके हम लोग बहुत सारे ऑक्सीजन मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया रैंक्स इन विच इन मिल्क प्रोडक्शन। ये भारत का विश्व भर में दूध का उत्पादन में कौन सा रैंक है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्यूज में कराया है, तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग जरूर करें। 3 सेकेंड टाइम दिए, चलो। आंसर है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, पहला स्थान होता है विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड विद द ओवर 150 मिलियन टन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड द पर कैपिटा एबिलिटी फॉर द 30 ग्राम्स पर डे। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे कि वृक्षारोपण है ना, वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष रोपने के लिए जो फसलों में तहत उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। तो कॉटन यानी कि कपास, कॉफी या रबर, या फिर इनमें से सभी। तो आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये सभी हैं। जब वृक्षारोपण करते हैं तो उसमें उसके तहत उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो कपास की भी होती है, कॉफी की भी फसलें होती हैं और रबर की। ये तीनों जनरली आपको साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की तरफ ये सबसे ज्यादा ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो प्लांटेशन होती हैं। ओके, कॉटन का, कॉफी का और रबर का एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में उपज को किस रूप में माना जाता है। तो आंसर कीजिएगा, प्रति इकाई क्षेत्र उपज को दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कि कृषि उत्पादक में माना जाता है। ओके, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के सिनारियो का, और ये आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया सीजीएल में। ठीक है, 2016 के पेपर में, तो इंपॉर्टेंट बनता है कहां से क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न हो सकता है कि रिपीट हो सके। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं उनको कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, अभी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे भी मैंने अभी बताया है, वो कमेटी बनी है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि झूम जो है वो एक तरह का क्या है। तो एक तरह का लोक नृत्य है, एक नदी है, या फिर पूर्वोत्तर भारत की एक जनजाति है, या फिर एक प्रकार की खेती है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, एक प्रकार की यह खेती है। देखो आज जितने भी प्रश्न हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं कृषि से। तो ये जो मिश्रित प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, मिश्रित प्रश्न उत्तर, इनमें इसको आप कह सकते हो कि ये कृषि से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये क्यूज आपको कराना इसलिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा रहा है ना, टीसीएस कहीं से भी क्वेश्चन बना दे रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो कि अभी तक टीसीएस के द्वारा बनाए गए हैं सब क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए इन सभी का पीडीएफ याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा एनी हाउ, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बनता है क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये एक तरह का खेती है और ये जो है आपको दोस्तों न्यूट्रिएंट जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं जो खेती के लिए, वहां पे इनका किया जाता है। ठीक है, झूम का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। अब आप कहोगे कि पारिस्थितिकी तंत्र तो सर फिजिक्स में पढ़ा था, नहीं, इकोसिस्टम आपको जियोग्राफी में भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। जियोग्राफी साइंस ही है एक तरह का।
ठीक है, तो आंसर है दोस्तों ए, सूरज से। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमें इकोसिस्टम में मिलता है वो किससे, तो सूरज से। ओके, अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में 2016 के पेपर में और आरआरबी के पेपर में पूछा गया है आपसे 2010 के पेपर में। तो इसका आंसर देना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सुपरनोवा। तो सुपरनोवा इज अ कॉमेट, यानी कि एक धूमकेतु है। आंसर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है। चलिए 3 सेकंड का टाइम दिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर रेडिएशन से है। देखिए ब्रह्मांड में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने आपको ब्रह्मांड का चैप्टर भी पढ़ा दिया है और वहां से ये क्वेश्चन बनाया भी था मैंने कि पृथ्वी पर आने वाले जो सौर विकिरण है उसको कहा जाता है दोस्तों इनोलेशन। ठीक है, इनोलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ब्रह्मांड में मूल विकास अंतिम भाग के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अंतिम मूल विकास, अंतिम है ना, लास्ट जो स्टडी है ब्रह्मांड का, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों इट्स अ ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो ब्रह्मांड का करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था पहले दिन के चैप्टर में। ठीक है, हिस्ट्री का जो पहला दिन का चैप्टर उसमें कराया था, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रहों को घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि कौन सबसे बड़ा ग्रह है, कौन छोटा ग्रह है, कौन नजदीक का ग्रह है। इस क्वेश्चन में आप लोग एक कमेंट, क्वेश्चन गलत हुआ था, कहने का मतलब क्वेश्चन गलत नहीं था वो, मैं उनको आंसर देना चाहूंगा। याद आ गया मुझे ये कि एक प्लूटो है। ठीक है, प्लूटो जो है ये देखिए आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है, ये 2006 के बाद इसको 9 ग्रहों के रूप में यहाँ पे नहीं रखा गया है, याद रखिएगा। पर अगर जब भी ये प्लूटो का जिक्र होगा और सबसे छोटे ग्रह के, ये तो इसको बौना ग्रह कहा ही जाता है आपको, ठीक है, पर अगर सबसे छोटा ग्रह के बात में होगा बात, और अगर बुध के साथ ऑप्शन में, बुध ग्रह के साथ ऑप्शन में प्लूटो भी होगा, तो आंसर आप लोग प्लूटो दीजिएगा, ना कि बुध। सबसे सौरमंडल का छोटा ग्रह ऑप्शन में अगर प्लूटो होगा तो प्लूटो कीजिएगा, ना कि बुध। ओके, क्योंकि बुध से छोटा है प्लूटो, ये बौना ग्रह इसलिए कहा भी जाता है इसको, और 2006 के बाद ये सौरमंडल से बाहर है। तो अगर पूछा गया तो ठीक है, आंसर तब कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो आंसर वहां पे प्लूटो ही हुआ करते थे जब बुध के साथ ऑप्शन में, और ऑप्शन में अगर बुध रहा और प्लूटो नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि बुध इसमें सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पे सौरमंडल के जो 4 सबसे बड़े ग्रह हैं उसको घटते क्रम में यहाँ पे सजाया है हमने। बृहस्पति है सबसे बड़ा, उसके बाद शनि है, जाहिर सी बात है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, अरुण और वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न डिवाइस में कौन सा नमी को मापने का उपयोग किया जाता है। तो नमी को मापता है दोस्तों यहाँ पे हाइग्रोमीटर, यानी कि आर्द्रता मापी इसको कहते हैं हिंदी में। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और ये 2016 के पेपर में पूछा गया है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये 2002 के पेपर में और 2010 के पेपर में आरआरबी में पूछा गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, लैंड और समुद्री हवा किसके कारण होती है। तो लैंड एंड सी ब्रिजेस अकर्स ड्यू टू बी, यानी कि संवहन के चलते, कन्वेक्शन के चलते होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा नया पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 23, शब्द अधिकेंद्रक, शब्द अधिकेंद्र किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन या फिर लैंडस्लाइड। तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे ए, भूकंप। ठीक है, जो अधिकेंद्र है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी है अपने क्यूज में, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है ईपी सेंटर को। यहाँ पे इसका आंसर भी एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था, मैंने ये क्वेश्चन उनसे ऐसे ही पूछ भी लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल की निम्नलिखित निम्नतम परत कौन सी है। तो ये है दोस्तों सी, इट्स अ ट्रोफोस्फीयर, इसको कहते हैं ट्रोफोस्फीयर। ओके, वायुमंडल की सबसे निम्नतम परत। ठीक है, ओके, अभी वायुमंडल का हम लोग चैप्टर करेंगे दोस्तों, क्योंकि वायुमंडल बचा हुआ है ब्रह्मांड चैप्टर में, तो उसका मैं लेके आऊंगा क्यूज आपको, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन का क्यूज में आपको देना इसलिए जरूरत था कि बहुत सारे लड़के थोड़ा बोर हो रहे थे, तो यार मैंने बोला कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाए, आज क्यूज खेल लेते हैं। ठीक है, तो क्यूज में देखते हैं कौन कितने आंसर यहाँ पे सही करते हैं। तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा और अपने लास्ट में कैलकुलेशन भी बताइएगा कि 25 क्वेश्चनों में कितने आपके आंसर सही हुए हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है। तो आंसर है दोस्तों सबसे छोटा क्षेत्र का राज्य बताना है। तो देखिए ऑप्शन गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। तो देखो आपको बात बता दूं मैं कि जो इसमें से आंध्र प्रदेश है वो अब प्रदेश सबसे छोटा हो चुका है। कारण क्यों? क्योंकि ये इसका डिवीजन हो चुका है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, तो तेलंगाना जब बंटने के बाद ये छोटा प्रदेश हो गया है आंध्र प्रदेश। बाकी कर्नाटक अभी बड़ा है इससे, और तमिलनाडु भी बड़ा है, और गुजरात तो बड़ा ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे आपके लिए आए हैं आज के इस क्यूज में। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, देख के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जाके जल्द से जल्द ज्वाइन करें आप लोग, क्योंकि टेलीग्राम पे सबके पीडीएफ इमीडिएट वहां पे आपको मिल जाते हैं और वीडियो भी इमीडिएट वहां पे चले जाते हैं। तो आज के इस सिनेरियो में इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम लेकर आएंगे हिस्ट्री का रात को 8 बजे, तो वो क्यूज अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।